हाय फंक्शन फैमिली, वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। लगभग मिडनाइट का वक्त तो हो चुका था और विंग वांगजी को वैसे ही कंफ्यूज्ड हालत में छोड़कर अपनी कार लेकर वहां से निकल चुका था। विंग की बातों में छुपे वो इमोशंस, उन इमोशंस में छुपी वो हिडन फीलिंग्स, उन फीलिंग्स की डीपनेस को आज जाकर कहीं वांगजी समझ पाया था। आज अचानक से वांगजी को विंग बहुत बड़ा लगने लगा था। वो छोटा सा आशियान जिसे वांगजी ने अपने लैब में बिठाकर एक जमाने में खिलाया भी है और सुलाया भी है, वही आशियान आज वांगजी से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है। हाँ, भले ही उन बातों में क्लियरिटी नहीं है। विंग ने ये क्लियरली कह दिया है कि वो वांगजी से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता, पर आज के बाद उनका रिश्ता भी बदल जाएगा, ये बात भी उतनी ही सच्ची है। पर अब एक अजीब सा डर क्यों सताने लगा है वांगजी को? विंग ने तो कहा है ना कि वो अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को हैंडल कर सकता है, तो उस बात का डर फिलहाल वांगजी को क्यों लग रहा है? रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है उस डर का, क्योंकि विंग वांगजी के लिए कितना पागल है इस बात को वांगजी बहुत पहले ही समझ चुका है। बचपन में कही गई मजाक में कुछ बातों का विंग ने इतना डीप मीनिंग निकाला, और ना सिर्फ निकाला बल्कि वांगजी के मुंह से निकला हर एक वर्ड आज विंग ने सच करके दिखाया। पूरे चाइना का ग्रेटेस्ट बिजनेस टाइकून बन चुका है वो। वांगजी ने तो ये बातें बस मजाक में कही थी, पर विंग ने उन बातों को अपनी जिंदगी बनाकर अपनी जिंदगी के न जाने कितने साल उस बात को सच करने में लगा दिए। वांगजी की इतनी छोटी सी बात का अगर विंग पर इतना बड़ा असर हो सकता है, तो फिर ऑब्वियसली आज जो वांगजी ने किया उससे विंग को हर्ट भी उतना ही हुआ होगा, क्योंकि वांगजी ने भी तो ये नोटिस किया है ना कि विंग पर जितना इफेक्ट उसके बिहेवियर का होता है या उसकी बातों का होता है, उतना इफेक्ट विंग पर किसी का नहीं होता। इवन विंग के लिए तो वांगजी ही उसकी दुनिया है, और इस बात को खुद वांगजी भी डिनाई नहीं कर सकता। हाँ, एक बात ये भी सच है कि वांगजी ने कभी भी विंग की तरफ से ऐसी कोई फीलिंग्स, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं की थी, पर आज वही फेज उसके सामने थी और उसे इस सिचुएशन को भी फेस करना ही होगा, क्योंकि अगर उसने कुछ भी गलत किया तो विंग बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगा। और ऑब्वियसली वांगजी अपने छोटे से आशियान की लाइफ को किसी भी ट्रबल में नहीं देख सकता, और ना ही वो अपनी वजह से अपने आशियान की लाइफ को डिस्ट्रॉय होते हुए देख सकता है। पर वो इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करे, कैसे वो विंग को कन्विंस करे, कैसे वो विंग को समझाए कि ये सब कुछ गलत। एक मिनट, क्या ये गलत है? क्या प्यार करना गलत है? नहीं, प्यार करना गलत नहीं है। तो फिर गलत क्या है? सेम जेंडर से प्यार करना गलत है? नहीं, वो भी गलत नहीं है। तो फिर गलत है क्या? विंग का वांगजी से प्यार करना गलत है? हाँ, ये गलत है, क्योंकि विंग अभी भी यंगस्टर है, एक ग्रोन अप मैन है। वही वांगजी जो विंग से कई साल बड़ा है, उन दोनों में बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस है। एक मिनट, ये सब बातें वांगजी सोच क्यों रहा है? पर क्योंकि प्यार तो विंग वांगजी से करता है, वांगजी थोड़ी ना विंग से प्यार करता है। जो वो ये सारी बातें सोच रहा है, उसे तो विंग के इमोशंस को कंट्रोल करना होगा, ना कि खुद इन सब चीज़ों में पड़ना होगा। उसे समझाना होगा विंग को, पर वो कन्विंस कैसे करेगा जबकि वो खुद को भी कन्विंस नहीं कर पा रहा? सिर्फ एज मैटर करेगी इस रिश्ते में? क्या बोलेगा वो विंग को जाकर कि मैं तुमसे बड़ा हूँ तो मुझसे प्यार मत करो? क्या विंग ये बात नहीं जानता? ऑब्वियसली विंग को जब से प्यार की समझ आई होगी तब से ही वो जानता होगा कि जिस इंसान से वो प्यार कर रहा है वो उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। तब विंग खुद को रोक सकता था, पर उसने नहीं रोका ना खुद को। उसने अपने इंसानों को प्यार करना बंद नहीं किया। तो क्या एज विंग के लिए मैटर करेगी? बिल्कुल नहीं। विंग के लिए ना एज मैटर करेगी, ना ही ये बात उस पर इफेक्ट करेगी कि वो दोनों सेम जेंडर है और दोनों भी मेंस है, और ना ही उस पर यह बात मैटर करेगी कि वो खुद चाइना का सबसे रिचेस्ट बिजनेसमैन है और वही वांगजी एक छोटा मोटा बिजनेसमैन। हाँ, भले ही
विंग ने अपना सब कुछ वांगजी के नाम कर दिया है, पर सच्चाई तो वांगजी कभी नहीं बदल सकता कि ये सब कुछ विंग का है। विंग को अगर कन्विंस करना है तो एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक चाहिए, पर वो टॉपिक वांगजी लाएगा कहाँ से, क्योंकि उसे भी इस रिश्ते में कुछ गलत नहीं नजर आ रहा था जिस पॉइंट को वो उठाकर विंग के सामने रख पाए और उसे ये नासमझी करने से रोक पाए। क्योंकि आज विंग की आंखों में उसने जो जुनून देखा है वो एक अलग लेवल का है। भले ही विंग ने कह दिया है कि वांगजी को कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की या किसी भी चीज़ को मानने की, पर क्या वांगजी इस टॉपिक से दूर रह पाएगा? कैसे सफ़र करने दे सकता है वो अपने छोटे से आशियान को इन सब चीज़ों से? उसे कैसे न कैसे करके विंग को समझाना होगा। हजार सवाल, हजार जवाब और हजार कन्फ्यूजन फिलहाल वांगजी के माइंड में चल रही थी। वो खुद ही किसी भी क्लियर सॉल्यूशन पर नहीं पहुंच पा रहा था, तो वो विंग को क्या ही बोल पाता। बहुत परेशान हो चुका था वांगजी। वही दूसरी तरफ विंग का भी हाल कुछ सही नहीं था। मिडनाइट, सुनसान सड़क और फुल स्पीड कार। कितना बेवकूफ़ है ना विंग। गुस्से में आकर फ्लो में उसने अपनी सच्चाई आज वांगजी के सामने एक्सेप्ट कर ली। क्या सोच रहा होगा वांगजी उसके बारे में? क्या सोच रहा होगा वो उन दोनों के रिश्ते को लेकर? वैसे तो उसने बहुत नॉर्मली वांगजी के सामने ये कह दिया कि वांगजी को इन सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कैजुअली बोल के आया है वो वांगजी को ये कि विंग इस रिश्ते में वांगजी की तरफ से कोई भी होप या एक्सपेक्टेशन नहीं रखता और कोई डर नहीं है उसे फ्यूचर का, पर इन रियलिटी वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है। अगर उसके झानग को ये सब चीज़ें सही नहीं लगी तो उसके झानग उसे छोड़कर चले जाएंगे, दूर हो जाएंगे झानग उसके आशियान से। और अपने झानग की दूरी वो छोटा सा आशियान कैसे सह पाएगा? इस बार वो सिर्फ अपने सेवियर को नहीं खोएगा अपने प्यार को, उस इंसान को जिस इंसान की अहमियत उसकी लाइफ में सबसे ज़्यादा है। वो इंसान विंग के लिए भगवान बन चुका है, या शायद उससे भी ज़्यादा। विंग कुछ भी कर सकता है उस इंसान के लिए, पर क्या विंग उस इंसान के लिए उससे ही दूर हो पाएगा? अगर उसके झानग ने उसे ये कह दिया कि अगर मेरी खुशी चाहते हो तो मुझसे दूर हो जाओ, तो क्या ये बात विंग सह पाएगा? अगर उसके झानग ने बिना कुछ बोले उससे दूरी बना ली तो विंग तो मर जाएगा। पहले एटलीस्ट उसकी लाइफ में एक होप थी। जब उसका सेवियर उसे छोड़कर उस मिलिट्री स्कूल से जा चुका था, तब विंग को वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड करके गया था। विंग के सामने एक बहुत बड़ा टास्क था। उसे रिच बनना था, सक्सेसफुल बनना था, और उसी टास्क को आज तक वो अपने जीने की होप बनाकर कंप्लीट करता जा रहा है। फाइनली उसने जब उस टास्क को कंप्लीट किया, तब उसके सामने सेकेंड टास्क था अपने झानग को ढूंढने का। उसने उसे भी सक्सेसफुली कंप्लीट किया, पर अब क्या वो अपने झानग के साथ ज़िंदगी भर रह पाएगा? अगर नहीं तो वो अपने जीने की लास्ट होप भी खो देगा, क्योंकि वो जी ही सिर्फ झानग के लिए रहा है। और अगर वही इंसान उससे मिलकर फिर से बिछड़ जाएगा तो विंग मर जाएगा। डर, एंजाइटी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी विंग में। सोचने समझने की ताकत वो खो चुका था। इमोशंस, फीलिंग अनकंट्रोल हो चुकी थी, जिस वजह से आंखों से आंसू गिरने लगे थे, जिस वजह से आगे का विजन ब्लरी हो रहा था। गुस्सा आ रहा था उसे खुद पर कि क्यों उसने आज अपना मुंह खोला। उसके एक पल के गुस्से ने अगर जिंदगी भर के लिए उसके झानग को उससे दूर कर दिया तो? डरा हुआ था विंग, सहमा हुआ था। इसी बारे में सोचते सोचते बाकी किसी भी चीज़ पर वो फोकस नहीं कर पा रहा था। ड्राइव कर रहा था विंग, रिस्की था ये सब कुछ उसके लिए। ऑलरेडी नाइट का वक्त था, रोड बिल्कुल सुनसान था, कार फुल स्पीड पर थी। अपने दिल, दिमाग, इमोशंस, फीलिंग्स, इन सब के बीच में फंसा विंग किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था।
वो खुद के फीलिंग्स को तो कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा था, तो खुद के बॉडी को कैसे कंट्रोल करता। हाथ में स्टीयरिंग व्हील थी उसके और पैर ब्रेक पर नहीं बल्कि एक्सलेटर पर था। अपनी कार की स्पीड को लगातार वो बढ़ाई जा रहा था। दिमाग में कंटिन्यू छानगढ़ चल रहे थे, तो हाथ की उस स्टीयरिंग पर कैसे कंट्रोल कर पाता। कार फुल स्पीड पर पहुंच चुकी थी और फाइनली रात के वक्त पे रोड पर पड़ा एक बड़ा सा पत्थर नहीं देख पाया विंग। वो हाईली स्पीड कार जब उस पत्थर पर से गुजरने की कोशिश करने लगी तो कंट्रोल छूट गया और कार नेक्स्ट डायरेक्शन में टर्न हो गई। वो हाई स्पीड कार सीधा उस अंधेरे में एक पेड़ से जाकर हिट हो गई। चाइना का रिचेस्ट बिजनेसमैन था वो। ऑब्वियसली उसकी सारी कार्स हाईली सिक्योर्ड थी और जैसे ही वो कार उस ट्री से क्रैश हुई थी वैसे ही उसका सेफ्टी सिस्टम ऑन हो चुका था। एयर बैग ओपन हो चुकी थी जिस वजह से विंग का हेड उस स्टीयरिंग व्हील पर तो नहीं टकराया, पर विंग ने गुस्से में आज सीट बेल्ट तक नहीं लगाया था ड्राइव करते वक्त, जिस वजह से जब वो कार उस पेड़ से टकराई तो उस फोर्स को विंग बियर नहीं कर पाया। सीट बेल्ट ना होने की वजह से उसकी बॉडी स्टेबल नहीं रह पा रही थी और सीधा विंग का हेड साइड में जो विंडशील्ड थी उस पर जा लगा, जिस वजह से वो विंडशील्ड टूट गई और फाइनली अब तक जो ब्लरी विजन था वो धीरे धीरे डार्कनेस में चेंज हो रहा था। एक पल में बॉडी में बेशुमार पेन और दूसरे ही पल कुछ भी महसूस भी नहीं हो रहा था। बस लास्ट में एक डीप बीप सुनी थी उसने और उसके बाद सब कुछ ब्लैंक। चाइना का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल के बाहर बहुत सारी मीडिया जमा हो चुकी थी। रीज़न भी कुछ खास ही था। चाइना के हर एक टेलीविज़न पर और सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ बहुत तेज़ी से वायरल हो रही थी। चाइना का रिचेस्ट बिजनेसमैन वी वुशियान, बिजनेस टाइकून यीलिंग पेट्रियार्क, जिनका बहुत बड़ा कार एक्सीडेंट हो चुका है। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है और उन्हें फिलहाल ऑपरेट किया जा रहा है। ब्लड लॉस हद से ज़्यादा हो चुका है और कहा जा रहा है कि उनके बचने के चांसेस सिर्फ 50% है। शोयांग, शाओ शिनचैन, वेंचिंग, वांगजी और लैन सिचैन सारे हॉस्पिटल लॉबी में बैठे हुए थे और बहुत ज़्यादा परेशान थे। सब बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। जैसा कि कार का सेफ्टी सिस्टम ऑन हुआ था, ना सिर्फ एयर बैग ओपन हो चुकी थी बल्कि विद इन मिनट्स शुयांग को अलर्ट मिल चुका था। शुयांग विंग के ट्रस्टवर्दी लोगों में आता था, जिस वजह से शुयांग के पास विंग के सारी चीज़ों का एक्सेस था और जैसे ही एक्सीडेंट हुआ था शुयांग के पास एक अलर्ट मैसेज पहुंच चुका था। शुयांग ने तुरंत ही विंग की लोकेशन ट्रैक की थी और उसे एक्सीडेंट की खबर मिल चुकी थी। शुयांग, शाओ शिनचैन तुरंत ही विंग के पास एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंचे थे और उन्होंने ही विंग को रेस्क्यू किया था अपने कुछ गार्ड्स के साथ। साथ ही शुयांग ने उसी वक्त वांगजी को और सिचैन को कॉल लगा दिया था, जो अभी भी पार्टी वेन्यू पर थे। जैसे ही उन्हें विंग के एक्सीडेंट की न्यूज़ मिली थी वो दोनों भी, साथ ही वेंचिंग भी वही थी, तो वो भी उनके साथ सीधा हॉस्पिटल पहुंची थी। फिलहाल विंग इमरजेंसी रूम में था और डॉक्टर्स की एक टीम उसे ट्रीट कर रही थी। सब बहुत ज़्यादा टेंशन में थे क्योंकि विंग का ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका था। वही वांगजी, उसका तो हाल पूरी तरीके से बुरा हो चुका था। उसे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। आज लिटरली वांगजी खुद को वीक फील कर रहा था। वो बिल्कुल बौखला गया था। विंग को जब उसने ब्लड में कवर देखा था तब वो एक तरीके से खुद को बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि विंग उसके सामने कभी ऐसे भी आएगा। ऑब्वियसली विंग के हेड पर चोट लगी थी, जिस वजह से उसका फेस पूरा ब्लड से कवर था और वांगजी ने जब विंग की वो हालत देखी वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुका था। लैन फैमिली जो पार्टी वेन्यू से बहुत पहले ही निकल चुकी थी, उन्हें भी इन्फॉर्म कर दिया गया था, जिस वजह से वो भी हॉस्पिटल पहुंचने के लिए निकल चुकी थी। वांगजी
सिचैन और बाकी सब डॉक्टर्स का इंतज़ार कर रहे थे जो अंदर विंग को ट्रीट कर रहे थे। फाइनली करीबन 2 घंटे बाद सारे डॉक्टर्स बाहर आते हैं। वही वांग जी जो अब तक वहाँ शांति से पर डरा सहमा बैठा हुआ था, वो जैसे ही डॉक्टर को बाहर आते हुए देखता है उठ जाता है। साथ ही सिचैन, शुयांग, शाओशिनचैन और वेंचिंग भी डॉक्टर्स के पास पहुंच चुके थे। इससे पहले कि वो लोग कुछ बोल पाते, डॉक्टर वांग जी की तरफ देखता है और एक हल्की स्माइल के साथ कहता है, डोंट वरी, ही इज़ आउट ऑफ डेंजर। वो बिल्कुल ठीक है, बस ब्लड लॉस थोड़ा ज़्यादा हुआ था, पर फिलहाल सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। वैसे तो उनकी जान बचा ली गई है और बाकी सब भी फिलहाल ठीक ही है, पर उनका राइट हैंड डिसलोकेट हो चुका है। कुछ दिन के लिए वो प्लास्टर्ड रहेगा। इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो अपने हैंड को ज़्यादा मूव ना करें। अगर वो ठीक से अपनी केयर करेंगे तो बहुत जल्द रिकवर हो जाएंगे। कुछ ही देर बाद उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जब सब ये सुनते हैं, फाइनली सब एक रिलीफ की ब्रेथ लेते हैं क्योंकि सब बहुत ज़्यादा डर चुके थे विंग के लिए। डॉक्टर्स वहाँ से जा चुके थे और जैसा कि डॉक्टर्स ने कहा था, कुछ देर बाद कुछ नर्स और वार्ड बॉय विंग को लेकर बाहर आते हैं। उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करना था। हमेशा जो फेस मुस्कुराता रहता था, उस फेस पर आज कोई भी रिएक्शंस नहीं थे। आइज क्लोज थी, सर पर बैंडेज थी, एक हाथ फ्रैक्चर्ड था, वही दूसरे हाथ में सिरिंज लगी हुई थी। बिल्कुल शांति से, खामोशी से बेड पर लेटा विंग, जिसका फेस पूरा पेल हो चुका था। विंग को इतनी बुरी हालत में देखकर सबको बहुत बुरा लग रहा था, पर सबको इस बात का रिलीफ भी था कि विंग एटलीस्ट किसी सीरियस सिचुएशन में नहीं है। फाइनली विंग को एक वीवीआईपी रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। विंग अभी भी अनकॉन्शियस था, तो फिलहाल सिर्फ विंग को एक नज़र देखकर सब रूम से बाहर आ चुके थे। डॉक्टर्स ने वैसे भी ये कंफर्म कर दिया था कि विंग 12 घंटे से पहले तो होश में नहीं आएगा क्योंकि उसे स्ट्रॉन्ग एनेस्थीसिया दिया गया है। सब फिलहाल विंग के हॉस्पिटल रूम के बाहर थे और लैन फैमिली भी अब तक यहाँ पहुँच चुकी थी। सब विंग को देखकर अभी रूम से बाहर आए ही थे, तभी हॉस्पिटल का डीन उन सब के सामने आ चुका था। ऑब्वियसली वांग जी फिलहाल डबल डब्ल्यू का न्यू फेस था, इसीलिए हर कोई वांग जी को जानता था। वो डीन फिलहाल वांग जी के सामने खड़ा था। सर प्लीज़, हॉस्पिटल के बाहर हद से ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। हॉस्पिटल की सिक्योरिटी टीम और पुलिस की टीम भी रिपोर्टर्स को नहीं रोक पा रही, तो क्या प्लीज़ आप बाहर जाकर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। आई नो कि ये मेरा काम है, पर ये मैटर यीलिंग पेट्रियार्क का है, डबल डब्ल्यू के ओनर का है, जिस वजह से ये मैटर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो फिलहाल नॉर्मल पीपल मुझसे ज़्यादा आप पर ट्रस्ट करेंगे, तो प्लीज़ आप जाकर उन्हें अश्योर करा दीजिए कि यीलिंग पेट्रियार्क बिल्कुल ठीक है। वांग जी जब देखता है कि डीन हद से ज़्यादा खुद ही डरे हुए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यीलिंग पेट्रियार्क का मैटर था और यीलिंग पेट्रियार्क कोई नॉर्मल पर्सन नहीं था। जैसे ही यीलिंग पेट्रियार्क इंजर्ड है या उनका एक्सीडेंट हो चुका है, ये बात लोगों तक पहुंची थी, बिजनेस इंडस्ट्री में एक अलग ही टेंशन बढ़ चुकी थी। ऑब्वियसली यीलिंग पेट्रियार्क चाइना की सबसे बड़ी कॉरपोरेशन का ओनर था और अगर ओनर पर कोई हार्म होगा तो शेयर होल्डर और बाकी सारे लोग भी इन सारी चीज़ों से इफेक्ट होंगे। ये बात वांग जी समझ रहा था, इसीलिए वो नोट करता है। वांग जी शुयांग की तरफ देखता है और शुयांग भी नोट करता है। शुयांग, शाओशिनचैन, वांग जी और सिचैन चारों भी फिलहाल हॉस्पिटल के बाहर सारी मीडिया के सामने थे। जैसे ही वांग जी उन सब लोगों के सामने आया था, वो सारे लोग वांग जी से सवाल पूछने लगे थे। वांग जी उन सबको पहले तो अश्योर कराता है कि यीलिंग पेट्रियार्क बिल्कुल सही सलामत है और बहुत जल्द वो रिकवर कर लेंगे। साथ ही वांग जी मीडिया को विंग की पूरी करंट रिपोर्ट भी देता है, जिससे सबको ये कंफर्म हो जाए कि विंग बिल्कुल सही सलामत है। अब कुछ रिपोर्टर्स के सवाल थे कि क्या ये एक्सीडेंट नॉर्मल था या किसी राइवल का काम था। ऑब्वियसली ये बात ऑलरेडी शुयांग कंफर्म कर चुका था कि ये नॉर्मल एक्सीडेंट है, क्योंकि कार में डैश कैम था और उसमें
क्लियरली ये नज़र आ चुका था कि विंग की हाई स्पीडिंग की वजह से कार अनकंट्रोल होकर एक्सीडेंट हुआ है। इसमें किसी भी राइवल का या किसी और का भी कोई हाथ नहीं है। तो शुयांग भी सबको ये क्लियर कर देता है कि ये बस एक नॉर्मल एक्सीडेंट था। नाइट की वजह से विंग को रास्ते पे जो पत्थर था वो दिखा नहीं और कार उसमें से जाने की वजह से वो अनकंट्रोल हो गई। पर ऑब्वियसली शुयांग ने ये नहीं बताया था कि विंग ओवर स्पीड कर रहा था, क्योंकि इससे प्रॉब्लम हो सकती थी। पर खैर ये एक नॉर्मल एक्सीडेंट था, तो किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन फिलहाल नहीं था। सारे लोगों को उनके सवालों के जवाब देकर सबको वहां से भेज दिया जाता है। साथ ही बाकी सब भी, मतलब वांगजी, शुयांग, शाओ शिनचैन और सिचैन चारों भी फिर से विंग के वार्ड के बाहर आ चुके थे। डॉक्टर्स फिर एक बार विंग को चेक करके वहां से जा चुके थे और अब हॉस्पिटल में वांगजी विंग के पास रुकने वाला था और उसके साथ साथ शुयांग भी। बाकी सबको घर भेज दिया गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग वांगजी और शुयांग अभी भी विंग के पास थे। शुयांग साइड में जो काउच था उस पर सो चुका था, वही वांगजी विंग के साइड में ही बैठे बैठे सो चुका था। ऑब्वियसली वो एक वीवीआईपी रूम था, इस वजह से उसका बेड भी बहुत बड़ा था। विंग के साथ एक और पर्सन वहाँ कंफर्टेबली लेट सकता था। वो दोनों भी, इनफैक्ट वो तीनों भी अभी सोए हुए ही थे, तभी शुयांग का मोबाइल रिंग करने लगता है। शुयांग जिस वजह से उठ चुका था, साथ ही वांगजी भी, पर विंग अभी भी उठा नहीं था, वो अभी भी बेहोश था। शुयांग तुरंत ही अपना मोबाइल लेकर बाहर जा चुका था। जब वो अंदर आ रहा था तब वांगजी क्लियरली शुयांग के फेस पर टेंशन देख सकता था। शुयांग वांगजी के पास आता है और उसे अपने साथ बाहर लेके जाता है। वांगजी शुयांग से जब टेंस होने की वजह पूछता है तो शुयांग वांगजी को ये इन्फॉर्म करता है कि डब्ल्यू के ऑफिस में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, क्योंकि विंग फिलहाल अनकॉन्शियस है। तो ऑब्वियसली विंग के कुछ ऐसे लोग जो उसी की कंपनी में रहकर उसी पर जलते हैं, वो लोग ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं। वो विंग के इस सिचुएशन का फायदा उठाकर कहीं ना कहीं डब्ल्यू को हार्म करना चाहते हैं। वांगजी को जब ये पता चलता है, ऑब्वियसली वो शुयांग को उस मीटिंग में चलने के लिए बोलता है। साथ ही वो अपनी बड़ी गर्ल को कॉल करता है, मतलब सिचैन को, और उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल आने के लिए कह देता है। सिचैन तुरंत मान जाते हैं और शाओ शिनचैन सीधा डब्ल्यू में पहुंचने वाला था, क्योंकि वांगजी ने उसे वही आने के लिए कहा था। यहाँ से शुयांग और वांगजी डब्ल्यू के लिए निकल जाते हैं। वही विंग के पास लैन सिचैन और बाकी लैन फैमिली पहुंच चुकी थी। जैसा कि डॉक्टर्स ने कहा था, 12 घंटे बाद विंग को धीरे धीरे होश आने लगा था। विंग ने जब अपनी आईज ओपन की थी तो उसके सामने लैन सिचैन थे, जो उसके लिए वरीड नजर आ रहे थे। विंग जब पूरे रूम में अपनी नजरें घुमाता है तो जिस पर्सन को यहाँ देखने के लिए वो एक्सपेक्ट कर रहा था, वो पर्सन यहाँ मौजूद नहीं था। वो वांगजी को ढूंढ रहा था, पर पूरी लैन फैमिली यहाँ मौजूद थी, पर वांगजी यहाँ मौजूद नहीं था। विंग जब ये देखता है वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुका था, अपसेट हो चुका था, क्योंकि उसे लगा था कि जब वो अपनी आईज ओपन करेगा तो सबसे पहले वांगजी को देखेगा। विंग जो वांगजी को यहाँ ना देखकर हर्ट हो चुका था, वहीं दूसरी तरफ वांगजी के पास ये खबर पहुंच चुकी थी कि विंग अपनी कॉन्शियसनेस गेन कर चुका है। पर वांगजी फिलहाल वहाँ जा नहीं सकता था, क्योंकि वो फिलहाल डब्ल्यू के मीटिंग हॉल में बैठा हुआ था और सारे शेयर होल्डर्स के सवालों के जवाब दे रहा था। वांगजी जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था इन सब लोगों से, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा उसे परेशान कर रहे थे। एक तरह से वो वांगजी को फोर्स कर रहे थे। ऑब्वियसली अब तक सब जान चुके थे कि वांगजी पहले एक छोटा मोटा लैंस का बिजनेसमैन था, जो लैन फैमिली के छोटे मोटे बिजनेस को कंट्रोल करता था। इनफैक्ट तब वो सीईओ भी नहीं था, वो एक नॉर्मल एम्प्लॉय था, जिसकी उसी की फैमिली की कॉरपोरेशन में कोई भी इज्जत नहीं थी। वो अचानक डब्ल्यू का ओनर बन चुका है और यिलिंग पेट्रियार्क की जगह पर बैठा हुआ है, और उसके सामने जो लोग हैं वो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स हैं। वो सारे लोग वांगजी के अचानक जमीन से उठकर आसमान पर बैठने पर थोड़ा टेंशन में तो आएंगे ही ना। ऑब्वियसली अब तक वो सारे लोग यिलिंग पेट्रियार्क से डरते थे, पर वांगजी से डरने के लिए उनके पास कोई
रीज़न ही नहीं था, विंग डब्ल्यू का ओनर था, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। वो इन सारे लोगों को बहुत होशियारी से मैनेज करता था। पर अब जब वो खुद हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा हुआ है तो एक छोटा मोटा बिजनेसमैन क्या ही डब्ल्यू को हैंडल कर पाएगा। यही सोचकर वो सारे लोग फिलहाल वो डब्ल्यू की ओनरशिप चाहते थे, जिस वजह से वो सब वांगजी को क्रिटिसाइज कर रहे थे, उसे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे थे। पर वो सब ये भूल चुके थे कि वांगजी भी नॉर्मल पर्सन तो नहीं है। हाँ, वो पहले लैन फैमिली में एक नॉर्मल एम्प्लॉय बन के वर्क करता था, पर ये उसकी मजबूरी थी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब उसके पास पावर है, उसके पास डब्ल्यू के हाफ शेयर्स है। विंग ने डब्ल्यू की ओनरशिप वांगजी के नाम की है, इसीलिए वो विंग की तरह ही इक्वली पावरफुल है। इन लोगों को लगा था कि वांगजी उस पावर का यूज ही नहीं कर पाएगा, पर वांगजी जो ओनरशिप हैंडओवर होने के बाद से कभी भी डब्ल्यू के मीटिंग्स में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता था, क्योंकि वो तो यही समझता था ना कि ये सब कुछ विंग का है। पर आज जब विंग हॉस्पिटल में है और ऑब्वियसली इन सबको इनकी जगह दिखाना ज़रूरी है। उस पावर की जो उसे विंग से मिली है, उस पावर की यहाँ एक झलक तो इन सबको दिखाना ही होगा। इक्वली विंग और वांगजी पावरफुल है, ये इन लोगों को शो कराना होगा, वरना ये लोग तो विंग 2 दिन भी अगर हॉस्पिटल में रहा तो डब्ल्यू को पूरा बेच कर खा जाएंगे। यही सोचते हुए वांगजी इनके सामने स्ट्रांगली बैठा हुआ था। पहले तो वो बहुत इरिटेट हो चुका था इन सब लोगों की ये बकवास सुनकर। उसे बाद में विंग के होश में आने का पता चला था, उसे विंग से मिलने जाना था, पर इन लोगों को सबक सिखाए बिना वो यहाँ से निकल नहीं सकता था। ऑब्वियसली आज भले ही यहाँ विंग नहीं था, पर वांगजी था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ विंग का सबसे स्ट्रॉन्ग राइट हैंड मौजूद था, शुयांग, जिसके पास विंग के सारे वर्क्स की डिटेल थी। साथ ही विंग इन लोगों को इन्हीं के तरीकों से दबा के रखता था। विंग के पास इन सारे लोगों के खिलाफ लाखों सबूत पड़े थे। ऑब्वियसली हर इंसान अच्छा तो नहीं होता ना, उसकी एक सेकंड साइड भी होती है, और विंग के पास उसी सेकंड साइड के बहुत सारे सबूत पड़े थे। ये बात ऑलरेडी वांगजी को विंग ने बता के रखी थी। साथ ही शुयांग ने भी वांगजी को ये बता दिया था कि इन सारे लोगों से डरने की कोई बात नहीं है, बस वांगजी को इन्हें स्ट्रांगली फेस करना है। और वांगजी फिलहाल यही कर रहा था, वो सबको उनके कारनामे गिनवा रहा था, जिस वजह से एक एक का मुंह वांगजी के सामने बंद हो रहा था। वांगजी जब सबको चुप करा देता है तब वांगजी अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। सारे लोग अब फिलहाल वांगजी से डरने लगे थे, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वांगजी भी विंग की तरह स्ट्रांग होगा और वो भी उतनी ही होशियारी से इन सब से डील कर लेगा। उन्हें तो लगा था कि ये एक नौसिखिया है जिसे आसानी से वो लोग प्रेशराइज करके यहाँ से निकाल देंगे, और जब तक विंग डब्ल्यू में आएगा डब्ल्यू को ये सब अपने कंट्रोल में ले चुके होंगे और विंग कुछ भी नहीं कर पाएगा तब, क्योंकि इनके पास डब्ल्यू की पावर होगी और विंग तब हेल्पलेस होगा। पर वांगजी जब डब्ल्यू को और विंग को स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करता है तब सब बिल्कुल चुप हो चुके थे, और फाइनली सबको अपनी अपनी औकात दिखा के वांगजी उनके सामने स्ट्रांगली खड़ा था। फिलहाल एक क्रिपी लुक था वांगजी के फेस पर और वो बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहा था। डब्ल्यू आप लोगों की नहीं बल्कि मेरे आशियान की मेहनत है। आप लोग बस यहाँ अपना प्रॉफिट लेने आते हैं, पर मेरा आशियान 24 घंटे यहाँ बैठकर अपना काम करता है, और अगर 2 दिन वो मुसीबत में क्या आ गया, आप सब लोग उसकी मेहनत को उससे यहाँ छीनने आ गए, तो ऐसा कभी नहीं होगा। कुछ वक्त पहले ही उसने आप सबके सामने ये डिक्लेयर कर दिया था कि डब्ल्यू का अब रियल ओनर मैं हूँ, और मैं आप जैसे धोखेबाजों को अपनी आंखों के सामने एक तो देखना ही नहीं चाहता। इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में भी आप लोगों को अपना प्रॉफिट और पैसा मतलब नजर आ रहा है। किसी एक ने भी नहीं सोचा कि येलिंग पिट्रियाक का क्या हुआ है या वो कैसे होगी। आप सब लोग बिल्कुल सेल्फिश हैं,
जो अपने मतलब के लिए कोई मर रहा हो तो उसे बचाने तक नहीं जाएंगे, उल्टा उसकी लाश पर अपने सपनों का महल बांधेंगे। एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये डब्ल्यू मेरे आशियान की मेहनत है और फिलहाल वो मेहनत मेरे नाम पर है। इसका रियल ओनर मैं हूँ और मुझे खुद जैसा समझने की कोशिश भी मत करना। अगर आगे से किसी ने भी यहाँ मैस क्रिएट करने की कोशिश की तो डब्ल्यू खुद उस इंसान के खिलाफ खड़ा होगा। और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर डब्ल्यू का ओनर किसी के सामने खड़ा हो जाए तो उस इंसान का क्या होता है। तो आगे से कोई भी मैस क्रिएट करने की कोशिश मत करना। और जब तक येलिंग पेट्रियार्क हॉस्पिटलाइज है, अगर डब्ल्यू में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो उसका हर्जाना सबको भरना होगा। डू यू गेट दैट? सारे लोग वांगजी की इतनी डेंजरस वॉइस सुनकर पहले तो डर चुके थे, साथ ही वांगजी ने सबको ओपनली थ्रेट किया था, जिस वजह से अब सबके पसीने छूट चुके थे, क्योंकि ऑब्वियसली वांगजी ने एक एक वर्ड सही कहा था। अगर डब्ल्यू का ओनर खुद किसी के सामने खड़ा हो जाए तो वो इंसान चाइना से पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि फिलहाल डब्ल्यू का ओनर बनके वांगजी बैठा हुआ है। पहले तो उन्होंने वांगजी को नॉर्मल समझ लिया था, पर अब जब वांगजी का एक न्यू लुक उनके सामने है तो वो वांगजी के साथ कोई भी मैस क्रिएट नहीं कर सकते। इसीलिए सब नोट करते हैं और अपने हेड को डाउन किए चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। वांगजी जब देखता है कि यहाँ की सिचुएशन कंट्रोल में आ चुकी है तब वो शुयांग से तुरंत ही हॉस्पिटल चलने के लिए बोल देता है। साथ ही वो शाओ शिनचैन को यही रोक देता है और उसे सारी सिचुएशन पे नज़र रखने के लिए बोल देता है। शुयांग नोट करता है और शाओ शिनचैन भी शुयांग वांगजी के साथ सीधा हॉस्पिटल पहुंचा था, वही शाओ शिनचैन डब्ल्यू में रहकर सारे लोगों पर नज़र रख रहा था। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.